मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए अब सिर्फ एक दिन बचा है। ऐसे में शब्द बाण तेज हो चले हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के दिग्गज प्रचार में पूरा दम झोंक रहे हैं और नए नए उपमान दिए जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी ने ताबड़तोड़ सभाएं कर ये बताने की कोशिश की कि देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद कितना बदलाव हुआ है, तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अंडे मुर्गी दे रही और अंडे खाने की तैयारी में साहब है। खड़गे का आशय था कि देश में विकास की नींव कांग्रेस ने रखी और श्रेय मोदी ले रहे हैं। एक तरफ केंद्र की भाजपा सरकार और दूसरी तरफ राज्य की भाजपा सरकार डबल इंजन की ताकत बना देती है। देश की जनता जान गई है, मध्य प्रदेश की जनता जान गई है, कांग्रेस आई तबाही लाई। जबकि डबल इंजन सरकार ने हर प्रकार से जीवन बदलने के लिए निरंतर काम किया। कांग्रेस के बारे में सबसे ज्यादा गालियां देते हैं बीजेपी वाले। अरे भाई, आपको मालूम होता आजादी की कीमत क्या है? अगर आपके घर में कोई आजादी के लिए लड़कर मरता तब तुमको मालूम होता था आजादी की कीमत क्या। तुमने कुछ नहीं किया, अब फुक्कट में बैठ के खा रहे हो। मेहनत करा मुर्गी साहब, अंडा खाया फकीर साहब। मेहनत तो हम लोग करे, कांग्रेस के लोग। इस दौरान पीएम मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आमने सामने रहे। राहुल गांधी ने कहा कि देश में चाइना के मोबाइल बिकने की बात कहकर पीएम मोदी को घेरा, तो पीएम मोदी ने इस पर तगड़ा पलटवार करते हुए उन्हें मूर्खों का सरदार तक कह दिया। आप मोबाइल फोन के पीछे देखो, शर्ट के पीछे देखो, जूते के नीचे देखो, मेड इन चाइना दिखेगा। हम सही बात ना? आपने कभी किसी कैमरा के पीछे, शर्ट के पीछे मेड इन मध्य प्रदेश देखा है? नहीं देखा। ये हम करना चाहते हैं। हमारी सरकार आने के बाद यहां जो लाखों करोड़ों युवा है वो बेरोजगार ना रहे, वो फैक्ट्रियों में काम करें, और ऐसा एक दिन आए जब चाइना में कोई युवा हो, वो अपना मोबाइल फोन निकाले, उसके पीछे देखे, उसके पीछे लिखा हो मेड इन मध्य प्रदेश। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। पता नहीं विदेश के वो कौन से चश्मे पहने हैं कि उनको देश की स्थिति का पता ही नहीं दिखता है। आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। मध्य प्रदेश में फिलहाल चुनाव तो सूबे की सरकार के हैं, लेकिन बिसात अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव की भी बिछ रही है। बीजेपी के नेता ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश और देश में बदलाव भाजपा की सरकार बनने के बाद ही आया। वहीं कांग्रेस ये कह रही है कि कांग्रेस की बनाई नींव पर ही भाजपा ईंटें रखकर विकास का दम भर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। IND एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रुषिता शर्मा। पहले मुर्गी आई या अंडा, ये पहेली तो आप सबने सुनी होगी, जिसका जवाब आज तक नहीं मिल पाया। मध्य प्रदेश के चुनाव में एक बार फिर इस पहेली की चर्चा है। चर्चा ऐसे आई कि पीएम मोदी और बीजेपी के दूसरे नेता दावा कर रहे हैं कि देश और प्रदेश में बदलाव भाजपा की सरकारें बनने के बाद ही आया। इस पर कांग्रेस पलटवार कर रही है। मुर्गी हमने पाली, अंडे की कोशिश बीजेपी कर रही है। साफ तौर पर बात करें तो विकास के दावों पर है। बीजेपी का दावा यह है कि विकास की पहल उसने की, जबकि कांग्रेस कह रही है कि विकास की इमारत की नींव उसने खड़ी की। बीजेपी उसमें कंगूरे बनाकर श्रेय ले रही है। खैर, चुनाव में जब एक एक वोट की लगी हो तो सभी फंडे और हथकंडे आजमाए जाते हैं। ऐसे में अंडे के फंडे कोई अप्रत्याशित नहीं है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं एजेंडा के मुख्य पॉइंट्स क्या है। मुर्गी, अंडा, मूर्खों के सरदार और कहां तक पहुंचेगी चुनावी लड़ाई।
जुबानी घमासान में कैसे कैसे प्रतिमान ला रहे श्रीमान। किसने डाली विकास की नींव, किसने बनाए कंगूरे। किसके विकास के दावों पर जनता लगाएगी मुहर। तो इन्हीं 4 मुख्य एजेंडा पॉइंट्स के साथ चर्चा को आगे विस्तार देंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट शिवम शुक्ला जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता रवि वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। शिवम जी, सबसे पहले आप ही से सवाल है, ये कहा जा रहा है कि मुर्गी इन्होंने पाली, अंडे खाने का काम आप कर रहे हैं। देखिए प्रशीता जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 दशक के मध्य प्रदेश का कार्यकाल हो या विगत 9 वर्षों का हमारा राष्ट्रीय स्तर पर जो सरकार का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, हमने देश और प्रदेश में विकास के नए प्रतिमान स्थापित करने का काम किया है। मुझे मालूम है भी मेरे कांग्रेस के मित्र इस बहस को आगे ले जाएंगे कि उन्होंने इस देश को IIT एम्स जैसे संस्थान दिए, तो मैं बताना चाहूंगा सिर्फ एक एम्स जवाहरलाल नेहरू जी के शासनकाल में खोला गया। उसके बाद लंबे वक्त तक इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री रही, नरसिम्हा राव जी रहे, राजीव गांधी जी रहे और कांग्रेस पार्टी में मनमोहन सिंह का भी शासनकाल रहा। बावजूद इसके इन्होंने एम्स खोलने की दिशा में ध्यान नहीं दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में 6 एम्स खोले गए, उसके पश्चात 15 एम्स। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति के कारण देश के सुदूर अंचलों में ऐसे भी प्रदेशों में खोले गए जहां उसकी आवश्यकता थी। उसी तर्ज पर हम अगर IIT की बात कर लें, इनके समय पर मात्र देश में कुल मिलाकर के 9 IIT के संस्थान हुआ करते थे। आज 16 से ज्यादा हमने नई IIT खोलने का काम किया, कई NITs को हमने IIT में अपग्रेड किया। ठीक उसी तर्ज पर अगर हम एम्स की बात कर ले, पहले 7 एम्स थे, आज देश में 13 से ज्यादा नए एम्स खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। देखिए, जो 3 डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स हो सकते हैं। पहले वह काम जो पूर्व की सरकारों ने शुरू किया था, लेकिन उसमें दक्षता का अभाव होने के कारण, दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव होने के कारण वह तीव्र गति के साथ या फिर एक बेहतर तरीके से संचालित नहीं हो पा रहे थे, उनको मूर्त रूप देना। दूसरे काम हो सकते हैं जो पूर्व की सरकारें सोच रही थी, GST जैसे ऐतिहासिक कदम जिन पर कहीं ना कहीं दृढ़ इच्छा शक्ति के अभाव में यह निर्णय नहीं ले पा रहे थे, उसको इंप्लीमेंट कर देना। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है दूरदृष्टि वाले कदम, जो पुरानी सरकारें जिसके दिशा में न सोच रही थी, जैसे ट्रिपल तलाक को समाप्त करना, आज विश्व स्तरीय कहीं ना कहीं रेलवे स्टेशन को डेवलप करना, एयरपोर्ट्स का पूरा जीर्णोद्धार करना, स्मार्ट सिटी जैसी योजना लेकर के आना। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने 9 वर्षों के कार्यकाल में ऐसी तमाम चीजों को करने का काम किया है। खड़गे जी जब इस प्रकार की बात करते हैं तो उनको अपने ध्यान में यह बात रखनी चाहिए कि मध्य प्रदेश की स्थिति वह लोग क्या छोड़कर गए थे। मात्र 73,000 करोड़ रुपए का बजट हुआ करता था, आज वह बजट 13.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का पहुंच गया है। प्रति व्यक्ति आज जो 14,000 रुपए छोड़ करके गए थे, आज 1,40,000 रुपए पहुंच गई है। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश में जो कृषि का रकबा था 7 लाख हेक्टेयर था, 46 लाख हेक्टेयर है और अगले वर्ष तक आप देखिएगा जल्द ही 60 लाख हेक्टेयर के आसपास हम पहुंचेंगे। और स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश में एजुकेशन का बजट हो, हेल्थ का बजट हो, मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेजेस की संख्या हो, मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स की संख्या हो, इन तमाम चीजों में जो प्रगति हमने हासिल की है उसकी गवाह देश और प्रदेश की जनता है। और यही कारण है कि चुनाव दर चुनाव देश और प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को सिरे से खारिज करने का काम किया और अपना विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अडिग रखा है। और इन चुनावों में भी हम देखेंगे कि जनता जवाब देने का काम करेगी कि कौन मुर्गी के बाद आया, कौन अंडे के बाद आया, और यह तमाम चीजें जनता निर्धारित कर देगी। खड़गे जी कह रहे मुर्गी हमने पाले, अंडे खा रहे, लेकिन ये जो सूचकांक गिनाए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से, क्या इस पर भी यकीन नहीं करेगी कांग्रेस? नहीं प्रशीता जी, दरअसल जो शिवम शुक्लानी जी ने जो गिनाए हैं सूचकांक, उन्होंने नर्सिंग कॉलेजेस की बात की है, तमाम सूचकांक गिनाए हैं। तो मध्य प्रदेश की दुर्दशा आज जिस तरीके से बाढ़ जो रही है, जिस तरीके से नर्सिंग घोटाले हुए, मेहनत कोई करता है और फसल कोई काटता है, जो आज इस जो शीर्षक चल रहा है। तो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी ने मेडिकल की शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं को लूटा है, किस तरीके से नर्सिंग घोटाले हुए और उसके आड़ में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आय और आमदनी जिस तरीके से करोड़ों में इकट्ठी हुई, ये मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है कि कैसे आज भी युवा मध्य प्रदेश का मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार पाने के लिए, अच्छे कॉलेजों में एडमिशन पाने के लिए किस तरीके की दर की बाढ़ जो रहा है, किस तरीके से पीढ़ी के भविष्य बर्बाद कर दिया गया। तो ये इससे आशय नरेंद्र मोदी जी का हो सकता है। बाकी जो नरेंद्र मोदी जी की बातें हैं वो मनोरंजन से बढ़कर ज्यादा कुछ भी नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि आज मध्य प्रदेश की दुर्दशा में अगर किसी का हाथ है वो शिवराज सिंह चौहान जी का है, क्योंकि जिस तरीके से जो निर्णय इनकी सरकार ने लिए हैं कॉलेजेस की दिशा में, अस्पतालों की दिशा में, आयुष्मान घोटाला जिस तरीके से हुए, इलाज हुआ नहीं और पैसों की बंदरबाट हो गई,
शिक्षा के क्षेत्र की बात के बाद हम देखेंगे पोषण आहार घोटाला, जो शिवराज जी कहते हैं कि मेरे माथे का कलंक है, तो ऐसे तमाम कलंक मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर लगाने का काम किया। मध्य प्रदेश के मुख पे वो काली पोतने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की है कि उन्हें शर्म आनी चाहिए। लेकिन पीएम मोदी कहते हैं कि देश की तरक्की आपसे देखी नहीं जाती। तरक्की इस तरीके से कैसे देखी जा सकती है जब पोषण आहार, जब शिवराज जी खुद कहते हैं कि माथे पर कलंक है, तो ऐसी तरक्की देखना कौन देखना चाहेगा प्रशीता जी? ठीक है देवदत्त जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से उपमाएं दी जा रही है और ये जो बातें हो रही है, शब्द बाण चलाए जा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, अब तो वो है कि बस मुहाने पे है युद्ध, 2 दिन बाद मतदान है, तो सब अपना अपना जो जोश खरोश भड़ास सब वो निकाल रहे हैं। अब कोई ये नहीं देख रहा कि इसमें क्या मर्यादा का उल्लंघन हो रहा, क्या हम बात कर रहे हैं। अब तो जीत और केवल जीत। जिस तरह से प्रत्याशी और उनके समर्थक घर घर दस्तक दे रहे हैं और आपको क्या चाहिए उसकी भी पूर्ति कर रहे हैं, इसी तरह बड़े नेता पूरी सभाएं करके माहौल बना रहे हैं। अब तो ये महायुद्ध है, महासंग्राम, और मध्य प्रदेश की राजनीति में अभूतपूर्व संग्राम होने जा रहा है। तो वाकई में ये अपेक्षा तो की जाती है कि चूंकि आप नेतृत्व करता है, दोनों दलों के नेता वरिष्ठ नेता हैं देश के, तो आपसे तो ये अपेक्षा होती है कि आप ऐसी संयमित भाषा का उपयोग करें जिसका अनुसरण कार्यकर्ता करें, उनके प्रदेश के नेता करें, मंडल के नेता करें, और जनता में आपकी साफ सुथरी छवि बने, साख बढ़े। लेकिन जीत के जो चाहत होती है उसमें सब ये भूल जाते हैं। जैसे युद्ध में सब नियम, युद्ध में सब एक तरफ रख दिए जाते हैं, फिर जीत और जीत केवल। ऐसे ही अब चुनाव उस मुहाने पे है कि केवल जीत और जीत। हमें किसी को कुछ अपशब्द करने से भी वोट मिल रहे हैं तो हम वो करेंगे, और कई जगह तो लड़ाई झगड़े मारपीट भी शुरू हो गई, और अभी 17 तारीख को कहीं बूथ कैप्चरिंग हो गई। ये सब जो चीजें हैं, जब हमारे पुरुषार्थ में कमी रहती है, हमारे कर्म में कमी रहती है, या फिर हम इस बात को भूल जाते हैं कि हम जीत नहीं, हम सिद्धांतों के लिए लड़ रहे हैं, हार के भी यदि हम क्या जनता की सेवा नहीं कर सकते। तो ये जो थोड़ा सा मानसिक स्थिति में परिवर्तन आया। पहले जो आजादी के बाद के वर्षों के चुनाव होते थे बहुत कम खर्चीले होते थे, बहुत गेरू से कहीं लिख दिया दीवार में या कपड़े पे लिख दिया। लेकिन अब तो प्रतिस्पर्धा गलाकाट बढ़ गई है, और जमीन से लेके आसमान तक, हवा में भी सोशल मीडिया का जो वार चल रहा है, जमीन पर जो वार चल रहे हैं, अंदर खाने में जो रणनीतियां बन रही है, उसमें अब हम और आप कहाँ इनको रोक सकते हैं कि अब शब्दों की मर्यादा रखें। ये तो अब केवल भारी पड़ना चाहते हैं एक दूसरे पर। मुझे लगता है कि चुनाव तो अभी हो जाएंगे, फिर 5 साल आपको उसी जनता के सामने जाना है जिसके सामने आप भाषण दे रहे हैं, या जिंदगी में आपको हमेशा ही उनके पास जाना है। तो एक चुनाव यदि हार भी गए, यदि हमने मर्यादा में, सिद्धांतों में चुनाव लड़ा, तो अगला चुनाव आप भारी बहुमत से जीतेंगे। लेकिन इसके लिए धैर्य संयम की जरूरत है, जो किसी के पास नहीं है। तो अब तो बड़ा गजब का चुनाव है। कितने नेता हैं जो अब पछताने की स्थिति में है कि शायद हम 5 वर्ष अच्छा व्यवहार किया होता, लोगों से अच्छे से पेश आए होते, उनके सुख दुख में साथ में खड़े रहते, तो आज ये नौबत नहीं आती कि हर प्रयास करने के बाद भी अभी उनको सकारात्मक माहौल नहीं बन पा रहा उनके क्षेत्र में। तो याद रखना चाहिए, जैसे कोई धैर्य संयम और ये सब चीजें तो नजर नहीं आ रही। शिवम जी, प्रधानमंत्री जी मतलब गरिमामय पद पे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं मूर्खों का सरदार। देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस कार्य प्रणाली में पिछले कुछ वक्त से काम कर रही थी, आप एक बात बताइए, आज आईफोन का दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्ट भारत के द्वारा किया जाता है। कई सारी विदेशी कंपनियां भारत में आकर के अपने फोन का उत्पाद करती हैं, और उस स्थिति में कोई व्यक्ति कहे कि अगर चाइना में हम कोई मेड इन मध्य प्रदेश मोबाइल देखे तो मुझे अच्छा लगेगा, तो यह मूर्खता भरी बात है। तो इसके लिए मुझे आप बताइए कौन सा गरिमामय शब्द उपयोग किया जा सकता था, या बेहतर तरीके से इस चीज को कैसे किया जा सकता था। एक मंदबुद्धि व्यक्ति जिसका पूरा राजनीतिक जीवन ही लॉन्चिंग में बीत गया, और जिस व्यक्ति की 6 बार विफल लॉन्चिंग की जा चुकी हो, इस बीच भारत ने न जाने कितने चंद्रयान, कितने मंगलयान, और यहां तक कि सूर्य पर पहुंचने की अपनी आकांक्षाओं को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। तो उस मंदबुद्धि व्यक्ति के लिए अगर मूर्खतापूर्ण शब्द का
उपयोग किया जा रहा है, तो इससे कौन सी राजनीतिक मर्यादा तार तार हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, आप एक बात को समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी इस चुनावों में अपने कार्यों को लेकर के जा रही है। हमने पहले अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया, मध्य प्रदेश की जनता को दिखाया कि 18 वर्षों में उनको क्या हासिल हुआ है, किन चीजों के आधार पर उन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास अडिग रखा। और उसके साथ ही साथ हमने मध्य प्रदेश की जनता को भविष्य की राह भी दिखाने का काम किया कि हम इस प्रदेश को आगे कैसे ले जाएंगे। जो मां भारती के वैभव को हम 2047 तक उत्कर्ष में पहुंचाना चाहते हैं, उसमें मध्य प्रदेश का योगदान अपने आप में महती रहने वाला है। और स्वाभाविक तौर पर उसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी का केंद्र से लेकर के बूथ तक का नेतृत्व काम कर रहा है। हमारा माना जाए कि 2014 के पहले देश में और 2003 के पहले मध्य प्रदेश में कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, हमने कभी भी चीजों को खारिज नहीं किया। अगर आपने अटल जी का भाषण भी सुना होगा तो उन्होंने इस बात को रेखांकित किया था कि मैं पूर्ववर्ती सरकारों के कामों को खारिज नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस प्रभावी तरीके की रणनीति की आवश्यकता थी जिससे वैश्विक मानचित्र पर हमारे देश की एक साख हो, वह चीज नहीं हो पाई। हमने देखा कि जब पोखरण का हमने विस्फोट किया तो विश्व की कितनी बड़ी शक्तियां हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाने चली आई। हमने देखा कि जब हम अमेरिका के साथ रक्षा समझौते पर समझौता कर रहे थे तो उस वक्त किस प्रकार से दुनिया के कई देशों ने हमें अलग थलग करने की कोशिश की। हमने देखा कि कई विदेशी शक्तियां किस प्रकार से हमारे देश पर लगातार आक्रमण करती थी, एक कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक दबाव बनाने की कोशिश करती थी। यह तमाम चीजें 2014 के बाद जिस रूप से तब्दील हुई हैं, उसकी गवाह इस देश की जनता है, उसकी साक्षी देश और प्रदेश की जनता है। और स्वाभाविक तौर पर इन्हीं चीजों को बार बार रेखांकित किया जा रहा है। हम पुरानी चीजों को खारिज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस प्रभावी तरीके से प्रधानमंत्री जी के आने के बाद देश में विकास हुआ है, वह बात भी किसी से छिपा नहीं है। हमने देखा कि जो 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, आज टॉप 5 में पहुंच चुके हैं। 2024 में जब हम फिर जीत करके आएंगे तो दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल रहेंगे। और स्वाभाविक तौर पर 2047 तक जो हम लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, विश्व के शीर्ष पद पर पहुंचेंगे और दुनिया का नेतृत्व करने का काम मां भारती करेंगी। ठीक है, रवि जी के पास में आऊंगी, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए एनडी 24 के साथ। क्या भाई, क्यों परेशान हो? 2018 की कांग्रेस घोषणा पत्र में 2 साल का धान का बोनस देने की बात कही थी। वो वादा अभी 2023 के घोषणा पत्र से छूमंतर हो गया। अरे कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठा ही रहता है, पर तू मोदी जी की गारंटी दे। 2 साल का बकाया बोनस 25 दिसंबर को अटल जी के जन्मदिन पर सुशासन दिवस के दिन हम सब किसानों के खाते में आ जाएगा। ये होता है गारंटी तारीख के साथ तय है। इस बार हम भी बटन कमल का ही दबाएंगे। चल, तो ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर है आपके साथ तीनों गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए। रवि जी, जिस तरह से बात की शिवम जी ने, आपने सुना, और वहीं बीजेपी लगातार अपनी सभाओं में या अपने भाषण में डबल इंजन सरकार के फायदे गिना रही है। तो आप मानते हैं कि डबल इंजन की सरकार होती है तो विकास के कार्य है वो तेज गति से होते हैं? प्रशीता जी, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री का भाषा का स्तर गिर रहा है, वो इस बात को सुनिश्चित करता है कि 5 राज्यों सहित मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चारों और जो सनातन पर बातचीत हो रही थी, जो इंडिया अलायंस के नेता लगातार भाषा शैली को गिरा रहे हैं, जो राहुल गांधी लगातार इस प्रकार की बातचीत कर रहे हैं, आपको समय मिला तो चारों के वैभव को गिराने का काम कर रहा है। जो नरेंद्र मोदी जी जो नाले से गैस की बात करते हैं, जो बादलों में रडार ढूंढते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री की भाषा और ऐसे प्रधानमंत्री का जो विजन है केवल मजाक से बढ़कर कुछ नहीं है। देश की जनता एक मजाक के रूप में लेती है। जो नाले की गैस का उदाहरण देते हैं कि नाले की गैस और बादलों में रडार, जिस तरीके से उन्हें फेंकू के रूप में जाना जाता है, फेंकू ये अपने नेता को चुनौती दे रहे हैं। नंद कुमार सिंह चौहान जी ने खुद स्वीकार किया था कि भारतीय जनता पार्टी ने फर्जी वीडियो बनाकर डाला है। आज दिवंगत नेता को भी इन्होंने झुठलाने का काम किया है। खुद इनके दिवंगत नेता ने स्वीकार किया था कि आलू से सोना बनाने का जो वीडियो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने फर्जी बनाकर डाला है। अरे शिवम जी कहीं न कहीं इस बात को प्रमाणित करते हैं कि अपने नेताओं से भी बढ़कर ये झूठ बोलने में माहिर है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी आज फेंकू के रूप में जिस तरीके से स्थापित हुए हैं, ये उन राहुल जी पर तोहमत लगा रहे हैं जो आज रवि जी, आपसे मेरा सवाल था कि डबल इंजन की उस बात पे आज जिस तरीके से मजाक का पात्र बन
चुके हैं, तो उन पर बड़ी शर्म की बात होती है कि देश में जो कहते हैं कि मैं न जाने कौन से देश में पैदा हो गया हूं, उनकी ऐसी भाषा शैली, राहुल जी नहीं, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि न जाने कौन सा पाप किया था, न जाने कौन सा पाप किया था। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश में पैदा होने में शर्म आती है, अगर इस देश में पैदा होने में शर्म किसी को आती है समझ में नहीं आ रहा, तो इन्हें माफी मांगनी होगी, इन्हें शर्म आनी चाहिए। जिस तरीके से आप देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंका है इन्होंने, अरे तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नरेंद्र मोदी है, अमित शाह का चरित्र जिस तरीके का है, जिस तरीके से अपने राज्य में के रूप में साबित हुए। ठीक है, आप शांत हो जाइए, एक एक करके बोल लीजिए, दोनों की बात नहीं समझ में आ रही है, ऐसे चिल्लाने से नहीं होगा ना। ठीक है, हाथ में देश की गृह व्यवस्था है जो राज्य में रहने लायक नहीं था। रवि जी से मेरा सवाल था, डबल इंजन की सरकार के फायदे होते हैं या नहीं? बिल्कुल, मैं उस बात में आऊंगा, लेकिन नहीं, मैं तो कहना चाहता हूं, बिल्कुल मैं उस बात को मैं आगे जो बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन शुभम शुक्ला जी चर्चा पे दरअसल मूल मुद्दों पे जाना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा मूल मुद्दों से भागती है। डबल इंजन की सरकार के आज जो फायदे गिना रहे हैं, उसका फायदा मध्य प्रदेश में देख रहे हैं कि कृषि मंत्री के बेटे का वीडियो आता है जिसमें 100 करोड़ की बात होती है, दूसरा वीडियो आता है 5 करोड़ की बात होती है, और तीसरा वीडियो आ गया जो कुश्ती कर रहा है। आप दोनों शांत हो जाइए। कृषि मंत्री के बेटे खेती करना चाहते हैं, गांजे की खेती करना चाहते हैं। शिवराज जी जो है खेती को लाभ का धंधा बनाना चाहते थे, लेकिन आज वो गांजे की खेती लाभ का धंधा बन गई है। तो शिवराज जी को स्पष्टीकरण देना होगा, जिस खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन आज गांजे की खेती को लाभ का धंधा बनाने का प्रयास हो रहा है। 50% की कमीशन खोने वाली सरकार डबल इंजन से किस तरीके से उपयोग कर रही है। शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए। देवदत्त दुबे जी के पास में जाओ। देवदत्त जी, इसका स्पष्टीकरण नरेंद्र सिंह तोमर और शिवराज सिंह चौहान जी को देना होगा। स्पष्टीकरण प्रदेश की जनता देने का काम प्रदेश की जनता क्या, प्रदेश से सम्मानित पत्रकार लगातार सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अनुचित प्रयासों का जवाब देश और मध्य प्रदेश की जनता चुनावों में लगातार दे रही है। आपके आरोपों को देश होगा, मध्य प्रदेश की जनता को जवाब देना होगा। 10,000 करोड़ रुपए किसका है, किसके पैसों से गांजे की खेती होने वाली है। आखिर इस गांजे से धंधे को मध्य प्रदेश के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। गिराने का खेती के लाभ को धंधा बताने वाले लोग गांजे को लाभ का धंधा मध्य प्रदेश की जनता नजदीकी के साथ जानती है, और स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश की जनता इन चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी को पटकनी देने का काम करेगी। मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि कांग्रेस पार्टी किस मानसिकता के साथ राजनीति करती है। दिल्ली की जनता नहीं, पूरे देश की जनता देख रही है, पूरे देश की जनता देख रही है कि प्रधानमंत्री जिस प्रकार से आदिवासियों के ऊपर अरे सशा में आपके नेताओं ने क्या क्या किया है, वो पूरे पापों की फहरिस्त मध्य प्रदेश वाले चप्पल आपके आदिवासियों को बांटे, जवाब मेरे लाडली बहनों को जिस तरीके से नकली सेब और नकली कोई ठीक है, बस हो गया। बस मैं यहाँ बैठी हूँ, पास में मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मुझे नहीं लगता जनता को कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देवदत्त जी आपके पास आना चाहूंगे, आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगे। जी बिल्कुल, ये यहाँ बहस करने से कुछ नहीं होगा, जनता के बीच जाना होगा, उनके दिल जीतना होंगे। अब हम दीवारों पे छतों पे करके नहीं जीत सकते। दिल तभी जीतोगे जब सेवा करोगे, उनके सुख दुख में साथ खड़े रहोगे, उनकी समस्या अपनी समस्या मानोगे। तो इस तरह की चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जनता खुद चिल्लाएगी जिंदाबाद जिंदाबाद। तो थोड़ा सा अंतर है कि हम मैनेजमेंट की बजाय उस मर्म को समझे कि जनता क्या चाहती है। स्वाभाविक है कि जब आप उसके मर्म को समझेंगे तो वो आपके भी साथ खड़ी रहेगी। लेकिन अभी चूंकि प्रतिस्पर्धा, एक प्रतिक्रिया इस पर भी लेना चाहूंगी, जिस तरह की बातें हो रही है कि नींव हमने रखी, लेकिन विकास के नाम पर श्रेय वो ले रहे हैं। नहीं, ये कोई नहीं है। ये तो क्या है कि सबका अपना अपना अवसर आता है। जैसे वो खो खो को गेम में होता है, कोई आगे फिर आगे, तो जिसको जो जब मिला सबने अपने लिए देश के लिए काम करते ही हैं। कभी हो जाती है कुछ गड़बड़ी हो जाती है, कुछ लोग गलत आ जाते हैं दलों में, भाव तो सबका देश के प्रति अच्छा ही होगा और सब अपना अपना दायित्व करते। एक की बस का नहीं है, जब पूरा देश खड़ा होता है तब देश आजाद हुआ। आज अब कोरोना से लड़े तो पूरा देश की जनता लड़ी। कुछ काम ऐसे हैं जो सरकारों के भी बस के नहीं रहते हैं, जनता को तैयार करना पड़ता है। जनता की
कब तैयार खड़ी होगी, जब आपकी साख हो जनता के बीच। तो किसी एक को श्रेय लेने की जरूरत नहीं है, सबका अपना अपना दायित्व है, सब अपना अपना रोल करते हैं, किसी एक के करने से नहीं हो सकता। आप क्रिकेट में क्या कोई कहे कि हमने अच्छी बैटिंग की तो जीत गए, यदि बॉलिंग और फील्डिंग सही नहीं है तो नहीं जीत पाओगे, या एक ही खिलाड़ी कितना क्या करेगा। तो जिसको जब अवसर मिलता है वो अपना दायित्व करता है, कोई कम कोई ज्यादा, तो उसका मूल्यांकन जनता करती है। हमें क्या कहना, जनता अपना मूल्यांकन भी करती है और अपने वोट के माध्यम से निर्णय देती है कि आप सही कि आप सही। उसमें कोई ज्यादा दुविधा और द्वंद्व की स्थिति नहीं है, केवल हमारे बस में यही है कि हम सब अच्छा करें। बिल्कुल, उससे निश्चित तौर पर भारत देश की बात करें तो एक डेवलपिंग कंट्री है, सरकार कोई भी हो विकास की गति तो चलती है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये जो अंडे का फंडा है बहुत जल्द समझ में आने वाला है, क्योंकि 17 तारीख को मतदान है और 3 तारीख को नतीजे हमारे सामने होंगे, जिसमें जनता तय करेगी कि आखिर विकास किसने किया है। तो फिलहाल के लिए IND एजेंडा में इतना है। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।